नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो प्रक्षेपीय गति के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है वो मैं प्रक्षेपीय के उड्डयन काल से शुरू कर रहा हूँ। इसे प्रक्षेपीय का उड्डयन काल, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो प्रक्षेपीय के उड्डयन काल से अपने पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और अपने प्रक्षेपीय के लिए समीकरण बना चुके हैं, उसे तो अपने फिर से नहीं करेंगे। ये आप मान सकते हो कि अपने पास में डायग्राम है और ये इसकी अधिकतम ऊंचाई h और ये इसकी प्रास r, और इन सब की आज अपने को बात करनी है। और इस तरफ u वेक्टर और इसका एक घटक इस तरफ u cos थीटा और एक इस साइड u sin थीटा, ये ux और ये uy, ठीक है। कुछ इस तरीके की बात आज अपने को करनी है। तो सबसे पहले उड्डयन काल की बात कर लेते हैं। तो एक तो आप लोग गति की समीकरण जो है उनका बहुत महत्व होता है यहाँ, कि आप लोग कौन सी समीकरण को यहाँ पर काम में लेते हो। तो कल आपने देखा था कि इसके लिए अपने v बराबर u प्लस at को काम में लिया था। जो गति के अपने पास में प्रथम समीकरण है इसे अपने काम में लिया था। उड्डयन काल क्या होता है इसके बारे में अपने कल बात कर चुके हैं कि जो अपनी वस्तु होती है या जो प्रक्षेपीय होता है इसका जो वायु में रहने का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। या आप बोल सकते हो कि एक बार पृथ्वी से जाने के बाद में फिर से पृथ्वी पर टकराने में जितने समय तक ये हवा में रहेगा वो समय क्या कहलाता है, इसका उड्डयन काल कहलाता है। तो यहाँ अपने क्या लिखेंगे, v बराबर u प्लस at लिखेंगे। उड्डयन काल की बात कर रहे हैं, जब इसकी बात करते हैं तो ये मान लेते हैं कि आधी जो दूरी है, आधी दूरी तय करने में इसे कितना समय लग रहा है, स्मॉल t समय लग रहा है। और जब ये अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच चुका होता है उस समय जाकर के ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अंतिम वेग इसका 0 होगा। और ये जो अपने पास में वेग आता है u, इसकी जगह अपने जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो आएगा u sin थीटा और a की जगह माइनस का g और t, यानी अपना gt जो है वो किसके इक्वल है, u sin थीटा के इक्वल है। t किसके इक्वल है, u sin थीटा अपॉन g के इक्वल है। जो अपना टाइम t है उड्डयन काल वो इस समय का 2 गुना होता है। तो अपने ये आ जाता है 2u sin थीटा अपॉन g, क्या आता है 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। तो इस समय की अपने यहाँ पर बात करनी है। इस सूत्र को अपने काम में लेंगे जब अपने प्रास ज्ञात करेंगे, इसलिए मैंने इस सूत्र को फिर से व्युत्पन्न किया है, ठीक है। बाकी ये अपने कैसे व्युत्पन्न करना है आप लोग लास्ट वीडियो को फिर से देख सकते हो। और इसके बाद में अपने अगली जो बात आती है वो आती है अधिकतम ऊंचाई की, या महत्तम ऊंचाई जो होती है उस महत्तम ऊंचाई की अपने बात करेंगे। तो महत्तम ऊंचाई देखिए क्या होगी, प्रक्षेपीय की महत्तम ऊंचाई, प्रक्षेपीय की महत्तम या अधिकतम लिख देता हूँ, अधिकतम ऊंचाई। प्रक्षेपीय की अधिकतम ऊंचाई की अपने को क्या करनी है, बात करनी है। देखिए प्रक्षेपीय की अधिकतम ऊंचाई की अगर अपने यहाँ बात करेंगे तो आपके पास में गति की कितनी समीकरण है, 3 समीकरण है। प्रथम समीकरण अगर आप यहाँ लगाओ आप देख सकते हो v बराबर u प्लस at। प्रथम समीकरण तो लग ही नहीं सकती क्योंकि उसमें ऊंचाई आती नहीं है। दूसरी आप लगा सकते हो, पर उससे बेटर है कि आप लोग यहाँ कौन सी समीकरण काम में लो, गति की तीसरी समीकरण काम में लो। तो सबसे पहले तो अपने बात कर लेते हैं कि अधिकतम ऊंचाई कौन सी होती है। तो प्रक्षेपीय की अधिकतम ऊंचाई यहाँ क्या है, अगर इस पॉइंट को मैं a लिख देता हूँ तो ये क्या है, इसकी अधिकतम ऊंचाई है, ठीक है। महत्तम ऊंचाई या अधिकतम ऊंचाई है। देखिए आपने किसी प्रक्षेपीय को ऊपर की ओर फेंका, जैसे ये वस्तु आपने क्या किया, इसे ऊपर की ओर फेंका, तो ये तो है नहीं कि ये हमेशा ऊपर ही जाती रहेगी, ये ऊपर जाएगी और एक पॉइंट के बाद में क्या होगी, ये रुक जाएगी और फिर क्या होगी, ये नीचे की ओर गति करेगी। यानी पहले ये नीचे से ऊपर जाएगी, फिर रुकेगी और फिर ये नीचे की ओर गति करेगी। पहले ऊपर और फिर रुकने के बाद में कहाँ आएगी, ये नीचे ही। तो जहाँ जाकर के एक बार रुकती है वो पॉइंट जो होता है वो पॉइंट इसकी अधिकतम ऊंचाई पर होता है। यानी वस्तु जो है वो कहाँ जाती है, एक बार अधिकतम ऊंचाई तक जाती है, या वस्तु के द्वारा जो अधिकतम ऊंचाई तय की जाती है वो क्या है, प्रक्षेपीय की अधिकतम ऊंचाई है। यहाँ पॉइंट ए क्या है, प्रक्षेपीय की अधिकतम ऊंचाई है। गति की तीसरी समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as आप लोग यहाँ क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो
अधिकतम ऊंचाई तक जा रहा है, किसी को आपने फेंका, ऊपर गया, जाने के बाद में यहाँ रुका और फिर वो नीचे आता है, तो अंतिम वेग जो होता है इसका क्या होता है, शून्य होता है। और यहाँ कौन सा घटक आएगा, ऊर्ध्वाधर घटक आएगा u sin थीटा और इसकी स्क्वायर, क्योंकि कोस थीटा तो इसका क्षैतिज घटक है, क्षैतिज अगर दूरी की बात करेंगे तब कोस थीटा काम में आएगा, बाकी सभी जगह क्या आएगा, साइन थीटा काम में आएगा। और माइनस का 2g और s की जगह क्या आएगा, h आएगा, क्योंकि प्रक्षेप्य के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितनी है, h है, और a की जगह क्या आ गया, माइनस का g आ गया। अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो त्वरण को a की जगह अपने क्या लिखेंगे, माइनस का g लिखेंगे। इसे थोड़ा सोल्व करें तो 2gh बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g क्या आता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो अपने पास में जो इसका मान आता है वो आप लोग देख सकते हो, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g जो है वो प्राप्त होता है। और प्रक्षेप्य को अगर अपने अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो अधिकतम ऊंचाई के लिए आप लोग देख सकते हो कि ये जो आप लोगों ने समीकरण लिखी है, इस समीकरण के अंदर अधिकतम अगर ऊंचाई प्राप्त करनी है तो क्या कर सकते हो आप लोग, अधिकतम ऊंचाई के लिए साइन थीटा की बात करनी पड़ेगी। साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है, और साइन थीटा का अधिकतम मान कब होता है, जब थीटा इक्वल कितना हो, 90 डिग्री हो। तो थीटा इक्वल जब 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा कितना होगा, 1 होगा। उस समय साइन स्क्वायर थीटा जो है वो भी कितना होगा, 1 ही होगा। अगर ये 1 होगा तो h मैक्सिमम अधिकतम और कितना आ जाएगा, u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 और 2g, तो कितना आएगा, ये आएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो अधिकतम ऊंचाई तक फेंकने के लिए अपने को जो प्रक्षेपण कोण अपने पास में आता है, जो थीटा है, इसे कितना रखना पड़ेगा, 90 डिग्री रखना पड़ेगा। थीटा 90 डिग्री रख करके अपने क्या कर सकते हैं, प्रक्षेप्य को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। यानी अगर आप लोग किसी प्रक्षेप्य को अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना चाहते हो तो आपको जो थीटा है उसका मान कितना रखना पड़ेगा, थीटा का मान आपको 90 डिग्री रखना पड़ेगा। अगर आप लोग थीटा का मान 90 डिग्री रखते हो तब आपका जो प्रक्षेप्य है उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी आ जाती है, अधिकतम आ जाती है। ठीक है, इसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं और अपने बात करते हैं प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास की। ठीक है, प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास की अपने बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास। ठीक है, प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास। और प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास जो है वो अपने डायग्राम के अंदर कैपिटल R के द्वारा दर्शाई गई है। ठीक है, अपना जो डायग्राम है इसके अंदर कैपिटल R से जो अपने दर्शा रखा है वो क्या है, प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास है। ठीक है, तो क्षैतिज परास का क्या मतलब होता है, क्षैतिज परास का मतलब होता है कि प्रक्षेप्य को आप लोग क्या कर रहे हो, हवा में फेंक रहे हो और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, यानी प्रक्षेप्य क्या कर रहा है, किसी एक पॉइंट से शुरुआत करके दूसरे पॉइंट तक पहुँच रहा है। तो इसके द्वारा जो ये दूरी तय की जाती है, जो क्षैतिज दूरी तय की जाती है, धरातल के अंदर जो दूरी तय की जाती है वो क्या कहलाती है, इसकी परास कहलाती है। जैसे इस पॉइंट को अगर मैं कोई नाम लिखूं OAB, तो OAB तो प्रक्षेप्य का पथ है और ये सीधा OB जो है, सीधी जो लाइन आपको दिख रही है, जो धरातल पर जो दूरी तय की जा रही है वो क्या कहलाती है, प्रक्षेप्य की परास कहलाती है। और आपको पता है कि परास अगर आपको ज्ञात करनी हो, R आपको ज्ञात करनी हो, तो इसका सूत्र आप लोग क्या लिखोगे, आप लिखोगे चाल गुणा समय। क्या लिखोगे, चाल गुणा समय। और क्षैतिज की बात कर रहे हो तो यहाँ क्या आएगा, U कोस थीटा आएगा, यानी चाल की जगह क्या आएगा, U कोस थीटा। और चाल गुणा समय, समय कितना लगा रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो ये समय लग रहा है 2U साइन थीटा अपॉन जी, 2U साइन थीटा अपॉन जी, जो यहाँ लिखा हुआ है 2U साइन थीटा अपॉन जी, ये क्या है, इसमें लगा हुआ समय है। तो चाल गुणा समय आपने लिख दिया। इसे क्या लिख सकते हो, R बराबर 2 को पहले लिखो, 2U को U स्क्वायर लिखो और साइन थीटा और कोस थीटा अपॉन जी। या आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो R बराबर U स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन
जी। ये सूत्र आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आगे अपनी बात करें तो ये जो लिखा गया है 2 sin थीटा cos थीटा, ये किसका सूत्र होता है? ये सूत्र होता है sin 2 थीटा का। तो ये बनता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। क्या बनता है? r इक्वल यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ये अपने पास में सूत्र आ जाता है प्रक्षेपे की क्षैतिज परास का। ठीक है, अगर फॉर्मूला आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि sin 2 थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? sin 2 थीटा 2 sin थीटा और cos थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में अलग से लिख लेना, क्योंकि ये sin 2 थीटा का cos 2 थीटा का ये दो फॉर्मूले जो है बहुत बार आपके काम में आने वाले हैं। और sin 2 थीटा का जो सूत्र है वो क्या होता है? 2 sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, मैथ के स्टूडेंट को उनको तो सभी पढ़ने ही होते हैं फॉर्मूले। अगर अपने अधिकतम आर की बात करें कि परास अधिकतम रखनी हो तो यहाँ से आप देख सकते हो sin 2 थीटा इसका अधिकतम मान अपने कितना कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। और ये कब होगा? ये तब होगा जब अपने पास में थीटा कितना हो? 45 डिग्री हो। क्यों? क्योंकि अगर थीटा 45 है तो 2 थीटा कितना होगा? 90 होगा। और 2 थीटा 90 होने का मतलब यहाँ से sin 90 और sin 90 का मान क्या प्राप्त हो जाता है? 1। और जब इसका मान 1 प्राप्त होता है तो अधिकतम परास जो आपको प्राप्त होती है वो कितनी मिलती है? u स्क्वायर अपॉन जी। कितनी मिलती है? u स्क्वायर अपॉन जी मिलती है। तो इसकी अधिकतम जो परास आती है वो कितनी आ गई? वो आ गई u स्क्वायर अपॉन जी। मैक्सिमम मान जो अपने पास में u स्क्वायर अपॉन जी जो है वो प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर अपनी बात करें कि थीटा प्रक्षेपण कोण के लिए और 90 माइनस थीटा के लिए अगर अपने को परास देखनी हो तब क्या होगा? इसे हटा देता हूँ मैं। फॉर्मूला आप लोग ये याद रखना, सभी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जितने फॉर्मूले अपने लिखे हैं। देखिए, अपने ये जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये है थीटा प्रक्षेपण कोण। थीटा प्रक्षेपण कोण के लिए परास। तो थीटा प्रक्षेपण कोण के लिए अगर परास आपसे पूछा जाए तो आपको सामने दिख रहा है कि ये जो परास हम लोगों ने लिखी है ये किसके लिए लिखी है? थीटा के लिए तो लिखिए। तो r इक्वल क्या बनेगा? r इक्वल बनेगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, यहाँ से एक रिजल्ट और भी आ रहा था जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप प्रक्षेप्य को परास को ज़्यादा करना चाहते हो, यानी आप चाहते हो कि प्रक्षेप्य ज़्यादा दूरी पर जाकर के गिरे, तो आपको उसे 45 डिग्री कोण से छोड़ना होगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि हमारा प्रक्षेप्य जो है वो अधिकतम ऊंचाई तक जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई तक जाए, तब आपको यहाँ जो मैंने लिख रखा था थीटा इक्वल कितना रखना पड़ेगा? 90 डिग्री। यानी थीटा इक्वल 90 डिग्री अगर आप लोग रखते हो तब तो वो जाएगा अधिकतम ऊंचाई तक, और अगर थीटा इक्वल 45 डिग्री रखते हो तो वो अधिकतम जो अपने क्षैतिज परास है उसको तय करेगा। तो अपने पहुँचे थीटा प्रक्षेपण कोण के लिए परास r इक्वल यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, और 90 माइनस थीटा प्रक्षेपण कोण के लिए परास। तो 90 माइनस थीटा के लिए परास अगर लिखे तो r डे से लिख देता हूँ भी यू स्क्वायर sin 2 और 90 माइनस थीटा अपॉन जी। ये बनता है r डैश इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 180 डिग्री माइनस का 2 थीटा अपॉन जी। तो r डैश यहाँ से कितना बनता है यू स्क्वायर, और साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना बनेगा? 2 थीटा ही बनेगा, साइन 2 थीटा अपॉन जी। 2 लिखा है यहाँ पर भी, साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। देखिए r इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और r डैश इक्वल अपना कितना है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दोनों ही अवस्था में r और r डैश क्या है? इक्वल है। यानी अधिकतम परास के लिए आप लोग
या समान प्रास के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इसे थीटा से छोड़ो या 90 माइनस थीटा से छोड़ो, दोनों ही समय प्रास क्या आती है, बराबर आती है। ठीक है, आप चाहे इसे प्रक्षेपण कोण थीटा रखो या 90 माइनस थीटा रखो, दोनों ही कंडीशन में प्रास का मान क्या आएगा, समान आएगा, यानी समान प्रास जो है आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। परंतु इस बात का ध्यान रखना कि अधिकतम ऊंचाई जो है वो अधिकतम ऊंचाई बराबर नहीं आएगी, इस बात का जरूर ध्यान रखना। यानी प्रक्षेपण कोण थीटा जो है वो आप थीटा रखो या 90 माइनस थीटा रखो, प्रास बराबर आ जाएगी, परंतु अधिकतम ऊंचाई बराबर नहीं आएगी। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि प्रास अधिकतम रखने के लिए थीटा जो है वो 45 रखेंगे और अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा जो है वो कितना रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ आपका ये जो प्रक्षेप्य का पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है और अपने आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक समान वर्तीय गति की। ठीक है, इसके बाद अपने एक समान वर्तीय गति, और एक समान वर्तीय गति से पहले अपने इसमें पढ़ेंगे वर्तीय गति कि वर्तीय गति जो है, वर्तीय गति क्या होती है। ठीक है, देखना जितने फॉर्मूले इसमें आए हैं वो सभी फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप लोग 11वीं की जो ये फिज़िक्स पढ़ रहे हो ये बेसिक फिज़िक्स है, इसमें जितने फॉर्मूले आते हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको हमेशा के लिए याद रखने होंगे। अपने आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्तीय गति। अपना नया टॉपिक है वर्तीय गति। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने यही देखते हैं कि वर्तीय गति है जो है इसका मतलब क्या है। वर्तीय गति का मतलब होता है अगर कोई कण वर्ताकार पथ पर गति करता है, अगर कोई कण क्या करता है, वर्ताकार पथ पर गति करता है, तो इस गति को क्या कहा जाता है, वर्तीय गति कहा जाता है। यानी अगर कोई कण अपना वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है, जैसे ये एक वर्त है, अगर कोई कण इस पथ के अनुदिश क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो, तो इस प्रकार की गति को अपने क्या कहेंगे, वर्तीय गति कहेंगे। ठीक है, एक वर्त के अनुदिश जो गति होती है वो कौन सी गति होती है, वर्तीय गति होती है। और गति के दौरान अगर कण की चाल क्या रहती है, समान रहती है, यानी वेग जो है वो कण का क्या रहता है, समान रहता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक समान वर्तीय गति। ठीक है, यानी अगर कण जो है वो समान चाल से वर्ताकार पथ पर चलता है तो इसे अपने क्या कहेंगे, इसे अपने एक समान वर्तीय गति कहते हैं। ठीक है, अब अपने आगे देखते हैं कि अपने मान लेते हैं ये अपने पास में कोई एक वर्त है और इसके अंदर ये एक्स एक्स है, इसका इस तरफ एक्स डैश आएगा तो, और ये वाई डैश है तो यहाँ क्या आएगा, वाई आएगा। ठीक है, अगर ये वाई डैश है तो क्या आएगा, वाई आएगा। अपने पास में कोई एक कण है जो t = 0 समय पर, जो t = 0 समय पर कहा है, t = 0 समय पर x पर है और स्मॉल t समय पर वो कहाँ पहुँच जाता है, स्मॉल t समय पर वो थीटा कोण तय करते हुए पॉइंट P पर पहुंच जाता है। ये इसका केंद्र, वर्त जो है इसका केंद्र कितना लिया है अपने, O लिया है। और अपने पास में जो कण है वो t = 0 समय पर, t = 0 समय पर तो कहाँ है, x अक्ष पर है, और जब समय t हो जाता है तो t समय पर वो कहाँ होता है, t समय पर वो बिंदु P पर होता है, बिंदु P पर। ठीक है, तो ये यहाँ कब होता है, ये होता है समय t पर, यानी समय t पर O x और OP के साथ में कितना कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है। क्या कर रहा है ये थीटा कोण बना रहा है, यानी स्मॉल t समय पर ये थीटा कोण बनाते हुए कहाँ स्थित है, पॉइंट P पर स्थित है। ये जो कोण थीटा है इसे कण की कोणीय स्थिति कहा जाता है, इसे अपने क्या कहते हैं, कण की कोणीय स्थिति। ये जो थीटा बना है इसे क्या कहा जाता है, कण की कोणीय स्थिति इसे कहा जाता है।
ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोणीय स्थिति का क्या मतलब है। अपने कोणीय विस्थापन की भी बात करेंगे, कोणीय वेग की भी बात करेंगे और कोणीय त्वरण की भी बात करेंगे, और कोणीय जो अपने ये सब पढ़ रहे हैं तो वर्तीय जो गति है इसके अंदर गति की समीकरण भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोणीय स्थिति क्या है। कोणीय स्थिति का मतलब क्या है, जैसे अपने पास में ये एक वर्त है, इसमें स्मॉल t इक्वल 0 समय पर तो अपना कण x पर है, और t समय पर ये कहाँ पहुँच जाता है, पॉइंट P पर पहुँच जाता है। कितना कोण बनाते हुए पहुँच जाता है, ये थीटा कोण बनाते हुए पॉइंट P पर पहुँच जाता है। और ये कोण थीटा जो है ये क्या कहलाता है, इसकी कोणीय स्थिति कहलाती है। और जो अलग अलग अपने पास में दो कोणीय स्थिति आएगी, उनका जब अंतर लेंगे तब अपने पास में क्या आ जाएगा, कोणीय वेग आ जाएगी। उसके लिए अपने अलग डायग्राम बनाते हुए उसे देखेंगे। देखिए कोणीय स्थिति जो है वो क्या है। देखिए कोणीय विस्थापन जो है, अपने कोणीय विस्थापन क्या है, कोणीय स्थिति और कोणीय स्थिति के बाद में अपने देखते हैं कोणीय विस्थापन। जैसे ये अपने पास में वो गोला है, इस तरफ x अक्ष है, दूसरी तरफ y अक्ष अगर बनाओ तो बना देना, अगर ना बनाओ तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये t1 समय की बात है। t1 समय पर ये कहाँ स्थित है, θ1 कोण के साथ में स्थित है। ठीक है, यानी t1 समय पर इसकी कोणीय स्थिति जो है वो क्या है, θ1 है। इस बात का ध्यान रखना कि आपको कोणीय स्थिति बोलना है इसे, यानी t1 समय पर कोणीय स्थिति क्या है, इसकी θ1 है। और t2 समय पर कोणीय स्थिति मान लेते हैं कितनी है, θ2 है। इसे पहुंचा देते हैं अपने इस पॉइंट पर t2 समय पर, और कितना कोण बना रहा है ये x अक्ष के साथ में θ2 कोण बना रहा है। ठीक है, और इन दोनों स्थितियों के मध्य जो कोण बन रहा है वो कितना है, डेल थीटा है। कितना कोण है, डेल थीटा है। और डेल थीटा जो है वो किसके बराबर है, डेल थीटा आप लोग डायग्राम को देख करके बता सकते हो। डेल थीटा जो है θ2 माइनस θ1 के बराबर है। किसके बराबर है, θ2 माइनस θ1 के बराबर है। तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हो कि कोणीय स्थितियों के अंतर को, कोणीय स्थितियों के अंतर को क्या कहा जाता है, कोणीय विस्थापन कहा जाता है। क्या कहते हैं अपने, कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यहाँ अगर आप लोग इसकी त्रिज्या मानना चाहो तो स्मॉल r मान सकते हो। ये सभी दूरियाँ ये यहाँ तक क्या होगी, स्मॉल r होगी। ठीक है, स्मॉल r इसकी त्रिज्या होगी, और के अंदर क्या होगा, O होगा। तो सबसे पहले अपने जो डायग्राम बनाया है इसके अंदर अपने किसको देखा है, सबसे पहले डायग्राम के अंदर हम लोगों ने कोणीय स्थिति को देखा है। और कोणीय स्थिति जो है वो क्या है, थीटा है, यानी जो OX और OP के मध्य कोण थीटा है, जो कोण बना रहे हैं उसी को अपने क्या कहते हैं, कोणीय स्थिति कहते हैं। और कोणीय स्थितियों में जो अंतर आपको प्राप्त होता है उस अंतर को क्या कहा जाता है, उस अंतर को कोणीय विस्थापन कहा जाता है। और इस कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन होगा उसे अपने क्या बोलेंगे, कोणीय वेग बोलेंगे। ठीक है, तो कोणीय स्थितियों के अंतर को अपने कोणीय विस्थापन कहते हैं। t1 समय पर अपना कण जो है वो कहाँ है, इस t1 समय पर θ1 कोण के साथ में, और t2 समय पर ये θ1 से कहाँ पहुँच गए, θ2 पर पहुँच गए। तो दोनों कोणों का अंतर कितना हुआ, θ2 माइनस θ1 हुआ। और इसी को अपने क्या कहा जाता है, कोणीय विस्थापन कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं कोणीय वेग की, कि कोणीय वेग जो है वो अपने क्या होता है। तो देखिए अपने आगे इसे, कोणीय वेग, कोणीय वेग, एक तो आपको पता होना चाहिए कि कोणीय वेग को अपने किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ जो ये परिवर्तन आया है ना, ये इसके जो विस्थापन में अंतर है ये डेल एस के बराबर अपने आता। अगर अपने सीधे इस दूरी की बात करते तो कितने आता है, ये डेल एस आता। ठीक है, अपने आगे बात कर रहे हैं कोणीय वेग की। तो कोणीय वेग जो अपने क्या होता है, कोणीय वेग अपने होता है कोणीय स्थिति, ये कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर, या आप ये बोल सकते हो कोणीय विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। यानी कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर की बात करेंगे, पर किसके साथ करेंगे, समय के साथ करेंगे। तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाती है, कोणीय वेग कहलाती है।
पर ध्यान रखना ये किसके साथ है, ये है समय के साथ। किसके साथ है, समय के साथ है। तो आप लोग बोल सकते हो समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होती है उसी को अपने क्या कहा जाता है, कोणीय वेग कहा जाता है। और कोणीय वेग को किससे लिखा जाता है, ओमेगा से लिखा जाता है। और किसके बराबर आएगा कोणीय विस्थापन में परिवर्तन, तो कोणीय विस्थापन वहाँ लिखा हुआ है डेल थीटा, इसमें परिवर्तन की दर के, और परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। समय कितना है, डेल टी है। यहाँ समय T1 और T2 इनका अंतर T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 नीचे आ जाएगा और θ2 माइनस θ1 जो है वो ऊपर आ जाएगा। या सीधा लिख सकते हो ओमेगा बराबर डेल थीटा अपॉन डेल टी। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, कोणीय वेग कहलाती है। ठीक है। और अगर यहाँ समय डेल टी क्या हो, अल्प हो, समय डेल टी अगर अपने क्या लिखे, अल्प लिखे, अति सूक्ष्म समय के लिए अगर अपने बात करें तो ओमेगा को आप लोग क्या लिख सकते हो, ओमेगा को लिख सकते हो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 और डेल थीटा अपॉन डेल टी। ऐसा अपने बहुत बार लिख चुके हैं, अगर आपको याद हो, ये कल भी अपने टॉपिक कर रहे थे, उनमें भी अपने लिख रहे थे कि डेल टी को अपने अल्प ले रहे थे, लिमिट लगा रहे थे, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, और ये जो टर्म है इसे डेल थीटा अपॉन डेल टी लिख रहे थे। और इसे किस में बदल देते हैं, फिर अपने अवकलन में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, अवकलन में बदल देते हैं। डी थीटा अपॉन डी टी क्या आ जाता है, ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी आ जाता है। ठीक है। और अगर अपने को आवर्तकाल दिया हुआ, क्या दिया हुआ हो, आवर्तकाल दिया हुआ हो, तो कण का आवर्तकाल देने पर, कण का आवर्तकाल देने पर क्या होगा, देखिए अपने लिखेंगे यदि कण का आवर्तकाल t है तो तब ये मान जो है आपके पास में आ जाता है ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। किसके बराबर आ जाता है, ओमेगा इक्वल 2 पाई अपॉन टी के बराबर आ जाता है। और अगर आवर्ती दी हो, यदि आवर्ती n हो तो क्या होगा, तो ये बनेगा ओमेगा इक्वल 2 पाई n। क्या बनता है, ओमेगा इक्वल 2 पाई n बनता है। और आवर्तकाल अगर दिया हो तो क्या बनता है, 2 पाई अपॉन टी बनता है, क्योंकि t जो है अपने 1/n के बराबर होता है, या n जो है 1/t के बराबर होता है। ठीक है। इस बात के बारे में आपको पता होगा। तो ओमेगा किसके बराबर, डी थीटा अपॉन डी टी के, और ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई अपॉन टी के। इसके अलावा ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई n के बराबर होता है। ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता है कि कोणीय वेग एक सदिश राशि है, और मात्रक वगैरह अगर आप लोग इसका देखना चाहो तो रेडियन पर सेकंड आप लोग क्या लिख सकते हो, इसका मात्रक लिख सकते हो। ठीक है। अगर आप लोग इसका मात्रक लिखना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो, थीटा कोण किस में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं, और ये समय को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। ठीक है। बाकी मात्रक और विमा की अगर आपने बात नहीं भी की है तो आप लोग अब लिख सकते हो, क्योंकि जो राशियाँ लिखी गई है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी राशि का मात्रक जो है वो क्या होता है। फिर जो भी आपको व्युत्पन्न मात्रक बनाना पड़े आप लोग बना सकते हो। जैसे ओमेगा की बात करें तो ऊपर थीटा है और नीचे क्या है, समय, तो मात्रक बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि कौन को किस में मापते हैं, अपने कौन को अपने रेडियन में मापते हैं फिजिक्स में, और जो समय इसे अपने किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। तो रेडियन पर सेकंड क्या आ जाता है, यहाँ से इसका मात्रक आ जाता है। और देखते हैं अपने कोणीय वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ठीक है। कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाती है। अगर कोणीय त्वरण आपसे पूछा जाए तब आप क्या बताओगे, तब आप बताओगे कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, और किसके सापेक्ष है, यह भी समय के सापेक्ष है। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, कोणीय त्वरण कहलाती है। इसको लिखा जाता है अल्फा से, और किसके बराबर, डेल ओमेगा बटे डेल टी के। वही बात इसके लिए भी करते हैं, अगर डेल टी क्या हो, सूक्ष्म हो, तो अपने अल्फा किसके बराबर, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 और डेल ओमेगा बटे डेल टी। और ऐसी कंडीशन में इसे फिर क्या लिखते हैं, अल्फा बराबर डी ओमेगा बटे डी टी। ये अपने पास में कोणीय त्वरण जो होता है उस कोणीय त्वरण का फॉर्मूला है, अल्फा इक्वल डी ओमेगा बटे डी टी। ये अपने पास में किसका फॉर्मूला है, ये हमारे पास में कोणीय त्वरण का
फॉर्मूला है। ठीक है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को अपने क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण कहते हैं। और इसको भी किसके साथ लिखना है, आपको समय के साथ लिखना है, यानी आपको पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी समय के साथ या समय के सापेक्ष, समय के साथ या समय के सापेक्ष कोणीय वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, कोणीय त्वरण कहलाती है। और कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, और कोणीय स्थितियों के अंतर को क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। और कोणीय स्थिति क्या है, जो थीटा कोण है वही क्या है, कोणीय स्थिति है। ठीक है, तो कोणीय स्थिति सीधा थीटा आ जाता है, कोणीय विस्थापन डेल थीटा आ जाता है, और इसके बाद में अपने कोणीय वेग लिखा है, और इसके बाद में अपने कोणीय त्वरण लिखा है। फिर इनके रूप में अपने कल गति की तीनों समीकरणें भी लिखेंगे, और फिर अपने एक समान वर्तीय गति पढ़ेंगे इसके अंदर।